आइए दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ईट हेल्दी टू लाइव हेल्दी। और हम लोग यह विषय देख रहे थे जिसका नाम था हाइड्रोपोनिक्स का बेसिक ट्रेनिंग, और उस बेसिक ट्रेनिंग का यह पार्ट नंबर 9 है। मैं आप सभी व्यूवर्स को याद दिला दूं कि आपने अगर पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे होंगे तो एक बार उसको देखिए। उसके बाद अगर पार्ट नंबर नहीं देखो 9 देखोगे तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप अपना खुद का हाइड्रोपोनिक सेटअप शुरू कर सकते हो। और हाइड्रोपोनिक सेटअप के बेसिक ट्रेनिंग के 10 पार्ट है, मैं आप सभी को बता दूं, उसमें से यह पार्ट नंबर 9। चलो शुरू करते हैं आपका हाइड्रोपोनिक बेसिक ट्रेनिंग। मैं आप सभी व्यूवर्स को अनुरोध करूंगा कि अगर आपने पार्ट नंबर 1 से लेके 8 नहीं देखे होंगे तो एक बार वह देखिए, ताकि वह पार्ट देखने के बाद ही आपको यह समझ में आएगा कि हाइड्रोपोनिक में कौन सा सेटअप काफ़ी अच्छा सेटअप है और कौन सा सेटअप हमको लगाना चाहिए या जिससे हमको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी चाहिए। आज का विषय यह है कि आप सभी के मन में सवाल आया होगा कि टेम्परेचर एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है या नहीं। सो वाटर टेम्परेचर या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे आपके हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में काफ़ी मदद हो सकती है अगर आपने इसको कंट्रोल रखा है। काफ़ी मदद का मतलब यह है कि आपका जो क्रॉप है या फसल है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो चलो देखते हैं दोस्तों कि वाई वाटर टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। तो आप सभी को बता दूं कि प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए एक टेम्परेचर होता है जो कि मीडियम टेम्परेचर हम लोग कहेंगे, जो कि 18 डिग्री से लेके डिग्री सेल्सियस से लेके तो 26 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर 18 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है या फिर 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो आपका जो प्लांट है वह न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की ताकत खो देता है। तो यह डिसएडवांटेज हमको हाइड्रोपोनिक सिस्टम में दिखता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। यह टेम्परेचर मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर वो लगभग 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है। तो आपको टेम्परेचर समर सीजन में डाउन करना होता है और विंटर सीजन में इंक्रीज करना होता है। तो चलो देखते हैं। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगी तो उसका टेम्परेचर हमको 18 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक के बरकरार रखना है। अगर ये डिग्री सेल्सियस को मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूंगा तो उसका रेंज होता है 65 डिग्री टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप कोई भी एक मीटर यूज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस। तो मैं फिर सेल्सियस की बात करूंगा क्योंकि हमारा जो डेली टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में आता है। तो विंटर की अगर बात करूंगा तो विंटर में आपका तापमान अगर 18 डिग्री से कम चले जाता है तो आपको क्या करना है, काफ़ी आसान तरीका है। जैसे कि आप एक्वेरियम में अगर टेम्परेचर कम जाता है तो फिशेस के लिए आप एक्वेरियम हीटर्स यूज़ करते हो। तो उसी तरीके से आपको न्यूट्रिएंट रिजर्वायर में, न्यूट्रिएंट वाटर टैंक में आपको ये एक्वेरियम हीटर्स लगाने हैं, जिससे आपका जो टेम्परेचर काफ़ी डाउन चले गया 10 डिग्री 5 डिग्री तक के विंटर में, उसको आप वापस रिगेन करना है 18 डिग्री टू 26 डिग्री के बीच में। सो इस तरीके से, इसी आसान तरीके से आप अपना टेम्परेचर जो है वह विंटर सीजन में 18 डिग्री टू 26 डिग्री के बीच में मेंटेन कर सकते हो। आई बात समर की। अगर मैं धूपकाली की बात करूंगा या समर में जहाँ पे आपका टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री तक चले जाता है, वहाँ पर क्या करना है आपको। तो आपका जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टैंक है उसको ऑलरेडी सॉइल में प्रेस करके रखना है, बरीड करके रखना है। मतलब उसको एक गड्ढा करना है, उस गड्ढे में आपका सॉइल न्यूट्रिएंट टैंक उसको उस गड्ढे के अंदर रखना है, ताकि जो साइड्स और बॉटम है उससे आपका टेम्परेचर एक्सचेंज ना हो पाए। और रहा अप साइड या ऊपर का हिस्सा, तो उसको आपको एक जूक सैक या फैब्रिक, या फिर मैं बोलूंगा एक जाड़े कपड़ा, मतलब कि एक मोटा क्लॉथ, उससे उसको ढक देना है और उसको टाइम टू टाइम उसको गीला करते रहना है, उसको वाटरिंग करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका जो टैंक है उसको साइड से टेम्परेचर एक्सचेंज तो नहीं होगा, बट ऊपर से जो एक्सचेंज हो रहा था वो भी हम लोगों ने बंद कर दिया। साथ ही साथ और एक फायदा यह हो सकता है, अगर आपने शेड नेट बनाया है तो शेड नेट से उस टैंक के ऊपर पूरी छाव रहना चाहिए, जिससे आपका टेम्परेचर एक्सचेंज ना हो या वाटर इवापोरेशन या वाटर बाष्पीभवन ना हो। तो इसका फायदा यह है कि आपका जो टेम्परेचर है वह बढ़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उस रेंज में, जिसका रेंज का वैल्यू है 18 डिग्री टू 26 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से
समर में आपको आपका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, और इसका फायदा यह है कि आपके प्लांट्स की काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि वह काफी अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में यह भी बात आती होगी कि ऑक्सीजन का काम क्या है या ऑक्सीजन का महत्व क्या है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में। मैं आप सभी को बता दूं, जिस तरीके से आप ऑक्सीजन लेते हो जिंदा रहने के लिए, आप मतलब कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग सारे जो लोग जिंदा है वो ऑक्सीजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है जो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेता है। वह कैसे लेता है? तो प्लांट्स रूट्स की सहायता से आप रेस्पिरेशन करता है और ऑक्सीजन प्लांट्स तक पहुंचाता है। अगर आपका यह ऑक्सीजन नहीं मिला आपको, तो जिस तरीके से ह्यूमन या मानव जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरीके से अगर कुछ समय तक या कुछ ज्यादा समय तक ऑक्सीजन नहीं मिला प्लांट्स को, तो आपके प्लांट्स भी मर सकते हैं। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में या किसी भी तरीके के फार्मिंग में आपको ऑक्सीजन का महत्व काफी ज्यादा होता है, और आपको ऑक्सीजन का काफी ध्यान रखना जरूरी है। और आपका ऑक्सीजन उस जड़ों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वह देखना काफी जरूरी है। अगर हाइड्रोपोनिक सेटअप की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं सारे व्यूवर्स को अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार पार्ट देखें, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन एयर पंप क्या होता है ये सब बताया। तो हम लोग हाइड्रोपोनिक सिस्टम में एयर पंप की मदद से ऑक्सीजन डिसॉल्व करते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं रूट्स तक, जिससे आपके प्लांट्स रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मैं एयर पंप की बात करूंगा तो एयर पंप सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं करता है, तो वह ड्यू टू दैट बबल्स, जो बबल्स फॉर्म होते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, उससे जो अलगी होता है या डिसीजेस जो बढ़ते हैं रिजर्वायर के अंदर, उसको भी वह लगाम लगाता है। तो यह एक बहुत अच्छा बेनिफिट हमको है किसका? तो एयर पंप का। मैं डीएफटी सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो डीएफटी सिस्टम अभी हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 में देखा है, तो आप सभी व्यूवर्स को अनुरोध करूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिए। तो डीएफटी सिस्टम में हम लोगों ने देखा यह है कि उसमें एयर पंप नहीं है। इसका कारण यह है कि उस डीएफटी सिस्टम में एयर पंप की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वह वाटर काफी हाइट से उस रिजर्वायर टैंक में गिर रहा है, और जैसे आपको पता है पानी ऊपर से नीचे जब गिरता है पानी में ही या रिजर्वायर न्यूट्रिएंट रिजर्वायर में ही, तो वह बबल फॉर्म करता है, मतलब उसमें से बुड़बुड़े निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं वही एक ऑक्सीजन डिजोल्व करने का काम करता है। तो यहाँ पर एयर पंप का जरूरत नहीं है। यह काफी एडवांटेजियस बात है डीएफटी सिस्टम का। रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए एक और चैनल हमारे पास में है कि आपका जो ट्रे होता है या चैनल होता है जिसमें आपने नेट कप में आपने सीडलिंग किया हुआ है, उस नेट कप में जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्लो होगा एक एंड से दूसरे एंड तक, उस न्यूट्रिएंट चैनल में आपके जो रूट्स है वह पूरे डीप नहीं होते, 80% डीप होते हैं और 20% ऊपर हवे में होते हैं। तो जो एयर सर्कुलेट होती है बचे हुए जगह में से आपके चैनल से, उस एयर से वह रूट्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके अपना रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करते समय ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसी के साथ आप अगर इस डायग्राम में देख रहे होंगे तो डायग्राम में काफी बाकी चीजें दी हुई है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्लांट्स की ग्रोथ में, जो कि प्लांट्स का फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। उसके बाद में ऑक्सीजन हम लोगों ने देख लिया। पीएच और लाइट की अगर मैं बात करूंगा तो लाइट को हमको सप्लाई करना होता है इधर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो सन अवेलेबल है, सूरज अवेलेबल है, उससे हम लोग आउटडोर हाइड्रोपोनिक फार्म में सप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर इंडोर हाइड्रोपोनिक फार्म हमको करना है तो अलग से उसको लाइट प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद सबट्रेट, सबट्रेट मतलब कि उस नेट कप के अंदर कौन सा मीडियम यूज किया या ग्रोइंग मीडियम क्या यूज किया। तो चलो देखते हैं कितने प्रकार के सबट्रेट होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में टोटल 6 प्रकार के सबट्रेट होते हैं, और वह सबट्रेट जो है उसमें से सबसे अच्छा सबट्रेट होता है कोकोपीट और क्ले बॉल्स। तो उसके अलावा क्या क्या होता है एक बार वहां मैं आपको बता दूं। तो कोकोपीट होता है, यह कोकोनट फाइबर होता है, जिसको क्रश करने के बाद में जो पाउडर बनता है उसको कोकोपीट कहा जाता है, जो कि काफी सस्ते में मार्केट में अवेलेबल है। तो ज्यादातर हाइड्रोपोनिक फार्मर्स कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही और 5 प्रकार है जिसमें ग्रोइंग मीडिया, जिसको ग्रोइंग मीडिया कहा जाता है, उसके नाम है
क्ले पैलेट्स को क्ले बॉल्स भी कहा जाता है। रॉकवुल, परलाइट, वर्मिकुलेट, सॉइल मिक्स। रॉकवुल की बात करूंगा तो ये रॉकवुल एक स्क्वायर शेप का वुल है जिसमें हम लोग सीडलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। परलाइट एक व्हाइट स्टोन है जो कि समुंदर में या स्टोन जो है वो काफी जगह अवेलेबल है। उसके बाद वर्मिकुलेट, वर्मिकुलेट भी एक प्रकार का स्टोन है जो कि सैंड या रेती में अवेलेबल होता है। सॉइल मिक्स एक मिक्स है जो कि सॉइल और वर्मी कंपोस्ट से बनाया गया है। तो इन सारे 6 के 6 सबस्ट्रेट या ग्रोइंग मीडियम के कंपैरिजन में क्ले पैलेट्स और कोको फाइबर मतलब कि क्ले बॉल्स और कोकोपीट, यह दो ग्रोइंग मीडियम काफी इजीली अवेलेबल है और इसका प्राइस भी कम है। तो मैं सजेशन करूंगा कि आपको क्ले पैलेट्स एंड कोकोपीट यूज करना है। सीडलिंग के समय कोकोपीट यूज करना है और आपका जो हाइड्रोपोनिक चैनल है उसमें क्ले पैलेट्स मतलब कि क्ले बॉल्स यूज करने हैं। इसके फायदे यह है कि इसके फायदे से आपको इसमें यही क्यों, तो इसका फायदा यह है कि इसमें पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सॉइल। तो उस वजह से आपका जो वाटर है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, उसको पकड़ के रखता है। उसके बाद इसमें जगह ज़्यादा होने की वजह से इसमें रूट्स इजीली ग्रो कर जाते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तक के पहुंच सकते हैं। जगह ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन भी काफ़ी अच्छे से आपके रूट्स तक पहुंच सकता है और आपका प्लांट रेस्पिरेशन कर सकता है। और एक कॉमन सबस्ट्रेट मटेरियल जो होता है वह होता है कोकोपीट, जिसका हम लोग वह एब्जॉर्ब करता है वाटर, उसमें ड्रेनेबिलिटी और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। बट हम लोग इस जो उसके काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें नहीं जाएंगे। हमारा काम इतना ही है कि आपका जो सबस्ट्रेट मीडिया है उसने उस अपने प्लांट को पकड़ के रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। तो उसके लिए क्ले पैलेट्स एंड क्ले बॉल्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हाइड्रोपोनिक सेटअप में। और आपके सीडलिंग ट्री की अगर बात करेंगे तो उसमें कोकोपीट यह बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल पे आने वाली है। और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।